अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ये शब्द हैं बशीर बद्र के। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं अनुराधा। स्वागत करती हूं विश्व जल दिवस स्पेशल कार्यक्रम जल ही जीवन है में। दोस्तों, जरा सोचिए, पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर भी हम पानी की बर्बादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें परिणाम की जानकारी नहीं है, जानकारी है, फिर भी हम अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं और इसका परिणाम भी देख रहे हैं। भयंकर सूखा, सूखते जलाशय और पानी को लेकर लड़ाइयाँ आज आम हो गई हैं। यदि अभी भी नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आने वाली पीढ़ियाँ पानी के लिए तरस जाएंगी। आज विश्व जल दिवस है और आज के दिन हमें ठानना है कि हम खुद पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और दूसरों को भी करने से रोकेंगे। शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। विश्व जल दिवस की नींव साल 1992 में रखी गई थी। रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की ओर पहला कदम रखा गया था। इस दिन वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नतीजतन साल 1993 में पहली बार ये विश्व जल दिवस मनाया गया। एक नज़र डालते हैं इसके महत्व की। तो पृथ्वी पर जीवन का उदय पानी से ही संभव हुआ। पानी के बिना जीवन की कल्पना मात्र असंभव लगती है। प्राचीन संस्कृतियों का विकास भी नदियों के किनारे ही किया जाता था। आज बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण से पानी की कमी होती जा रही है। इसके साथ साथ कई इंडस्ट्रीज द्वारा पानी की खपत में इजाफा भी हुआ है। इसलिए जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक हो गया है। पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करना, पानी की बर्बादी ना करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। विश्व जल दिवस इन सभी बिंदुओं को रेखांकित करता है। धरती पर मौजूद हर प्राणी पानी पर निर्भर है। पानी के अस्तित्व पर संकट सभी के लिए खतरे की बात है। इसलिए वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व जल दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सहित पूरे विश्व में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर पानी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में भारत में पानी का संकट सबसे ज्यादा होगा। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी जल संकट से जूझ रहे होंगे। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग 1.7 से 2.40 अरब की शहरी आबादी पानी के संकट से जूझेगी। इससे हम कैसे निपट सकते हैं और पानी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में रमनकांत जी मौजूद होंगे, जिन्हें आप नदी पुत्र के नाम से भी जानते हैं, जो नदियों के जल को संरक्षित करने और नदियों को साफ करने और नदियों से जुड़े तमाम तरह के काम कर रहे हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं और मिलते हैं रमनकांत जी से। हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं जिन्होंने पानी को संरक्षित करने और नदियों को साफ करने के लिए काफी काम किया है। धन्यवाद। मेरा नाम रमन कांत है। बेसिकली हम गंगा और यमुना के दोआब मेरठ में हमारा कार्य का क्षेत्र है। तो वहीं रह कर के करीब अब से 22 वर्ष पूर्व एक सोच के साथ काम शुरू किया था कि गंगा और यमुना का जो दोआब है, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ का जो पानी है, वो पुनः अपनी गौरवशाली पहचान को पाए। तो उसी को काम को करते करते आज अपने काम को हमने देश भर में बढ़ाया है। आज नदियों को पुनर्जीवन करने का विषय हो या जल संरक्षण का विषय हो, इसको लेकर के पूरे देश में हम एक जन जागृति, ग्राउंड लेवल के काम और पॉलिसी लेवल के काम, ये तीनों तरह के काम हम समाज और सरकार दोनों के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज विश्व जल दिवस है। हम पानी को लेकर अक्सर बात करते हैं कि पानी की कमी से दुनिया जूझ रही है, लेकिन फिर भी आज लोग पानी की बर्बादी करते हैं। कई तरह से जो हमारे जल के स्रोत हैं, हम उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं। तो आज के इस खास मौके पर हमें बताएं कि हम जो विश्व जल दिवस मनाते हैं, सबसे पहले तो यही बताएं कि इसको मनाने का क्या उद्देश्य है।
देखिए, पानी एक ऐसा शब्द है या एक तत्व है जो पंच तत्वों में शामिल है और इसके बिना किसी के भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और भारत का तो विशेष योगदान या कह लीजिए एक पूज्य के रूप में पानी को माना जाता है, जिसकी पूजा भी की जाती है, चाहे तालाब के रूप में, नदियों के रूप में, एवं जल, सूर्य को जल देने के रूप में। तो पानी की कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। विश्व जल दिवस का उद्देश्य ये है कि जो पानी को लेकर के दुविधाएं हैं, चाहे पानी की कमी हो रही हो, पानी का प्रदूषण बढ़ रहा हो, तो उस पे पूरी दुनिया सचेत हो। तो सचेत जब होगी तो अपने पानी के बारे में वो सोचना शुरू करेगी। ये खाली हम एक दिन तक सीमित ना रखें। हर किसी का दिन इसलिए हम बनाया जाता है, जैसे योगा दिवस है, तो योगा दिवस खाली हम एक दिन योगा थोड़ा ही करते हैं, वो तो एक सिंबल है कि एक दिन हम उसको प्रचारित करते हैं। इसी तरह पानी हमको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पानी की ज़रूरत है। तो 22 मार्च को हम खाली विश्व जल दिवस एक दिन मना करके छोड़ दें, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम पानी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो हमको उसका रोज़ाना ही कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उसको रोज़ाना संरक्षित करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी आप देख ही रहे होंगे बेंगलुरु की हालत कि किस तरह पानी वहाँ समाप्त होने के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। या आपने चेन्नई देखा या कैप टाउन देखा आपने। तो ऐसी ही चीज़ें जब निकल कर के आती हैं तो हमको और गंभीर हो जाना चाहिए। हमने अपने राजस्थान का हाल देखा है। तो पानी के बारे में सोचना, कम से कम उसको सम्मान देना, ये नहीं कि आप पानी का व्यय ऐसे कर रहे हैं, पानी का उपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। आपने ये सही शब्द इस्तेमाल किया है। कई बार हम पानी को इतनी ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। उदाहरण के लिए हमें 1 गिलास पानी चाहिए, लेकिन अगर हमारे घर में कोई मोटर है तो हम क्या करेंगे, उसको चला देंगे और कितना भी पानी वेस्ट हो रहा है हमें फिक्र ही नहीं होती है। कई बार लोगों से जब आप बात करेंगे जो पानी को यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि पानी सीमित संसाधन है और इसका इस्तेमाल हमें सलीके से करना है, यूं ही बर्बाद करते हुए नहीं। सर, हम देखते हैं कि अगर हम पुराने समय में थोड़ा सा वापस झांकें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्रोत थे जिनमें पानी स्टोर करके रखा जाता था, जैसे तालाब हो गए, कुएं हो गए, बावड़ी हो गई। तो अब ये जो हमारे जो संसाधन हैं कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इससे क्या असर पड़ रहा है हमारे ऊपर? देखिए, अब अगर आप पूरी दुनिया का एक खाका देखें तो 4 पुरानी सभ्यताएं हमको दिखती हैं। उसमें भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी एक है। तो यहाँ जो जैसे धोलावीरा शहर है या हड़प्पा और मोहनजोदारो जो कि अब पाकिस्तान में है, वो पूरी की पूरी सभ्यताएं हमको बताती हैं कि अगर हम पानी का सही से उपयोग नहीं करते हैं तो पानी हमको कैसे मिटा देता है। तो आज हमारे सामने पानी की कमी, पानी का प्रदूषण और जल स्रोत जो हैं उनके ऊपर अतिक्रमण, ये 3 समस्याएं बड़ी हैं। आप यकीन मानिए कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है लेकिन हम बहुत कम पानी वाले देश हैं। वो उसके बावजूद भी हम पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% भूजल इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी आबादी को सींचना, उनका पालन पोषण, तो कहीं ना कहीं हम एक डार्क जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने अपने तालाबों को संरक्षित रखा, जितने भी हमारे 6.5 लाख गाँवों में तालाब हैं, लगभग 35 से 40 लाख के आसपास तालाब हैं, मैं इसमें तारीफ करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ग्राम प्रधानों को पत्र लिख करके तालाबों को पुनर्जीवित करने का संदेश दिया, उससे बहुत बड़ी जागृति आई। यही एक माध्यम है कि अगर हम पूरे देश के तालाब पुनर्जीवित कर लें तो हम अपने पानी का 50% संकट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जो बारिश हमको मिलेगी कम से कम हम उसको रिचार्ज कर दें, भूजल में पहुंचा दें। तो दूसरा, उसके साथ साथ हमको नदियों को भी देखना है, क्योंकि नदियां और तालाब या भूजल और नदियां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो नदियों से अतिक्रमण हटाना या उनको वो प्रदूषित ना हो या हमारे तालाब प्रदूषित ना हो, उसके लिए भी काम करना। पहले आप गांव में देखिए कि तालाबों के साथ एक ऐसा रिचुअल जुड़ा हुआ था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब गांव में शादी होती है तो कुछ महिलाएं परिवार की एक सर पे टोकरी लेकर के तालाब से मिट्टी निकालने जाती हैं गीत गाते हुए। उसका मकसद ये है कि हम अपने तालाब को साफ रखें। एक हमारे घर में खुशी का माहौल है, शादी है, तो हम अपने जल स्रोत को भी साफ रखें उस खुशी के मौके पर। तो ये सब रिचुअल्स मिटते जा रहे हैं। इसके विपरीत अब तालाबों में गंदगी बढ़ती जा रही है। उसका कारण भी है क्योंकि पहले गांव में आप शैम्पू, सरफ, सोडा ये सब इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आज सब इस्तेमाल होता है, तो सब तालाबों में बह करके जाता है। मकान भी कच्चे थे तो मिट्टी निकलती थी एक बार तालाब से, उसको लीपने में, घर को बनाने में, छत लीप। तो हमको पुनः दूसरे तरीके से, अब दौर बदला है तो हमको दूसरे तरीके से तालाबों को संरक्षित करना पड़ेगा। आपने सही कहा, क्योंकि हमारे जितने भी रिचुअल जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं
इस तरह से कि हम उन चीज़ों को संरक्षित कर पाएँ जो हमारे लिए जीवनदायी है। जैसे कि कई पेड़ ऐसे हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, तो उसका कारण भी यही है कि उन्हें संरक्षित करके रखा जाए। ठीक वैसे ही जैसे आपने तालाब का उदाहरण दिया है। तो सर, आज हम पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। भारत के किसी भी राज्य की बात कर लें तो हर राज्य में आपको पानी की किल्लत से जूझते हुए लोग दिख जाएंगे। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, एक तो छोटी जगह पे ज़्यादा दबाव। जैसे अगर आप दिल्ली का उदाहरण लें, दिल्ली एक छोटा शहर है, मतलब एक कम एरिया है और आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा आबादी है तो पानी के ऊपर इतना ही दबाव बढ़ता है। अगर उत्तर प्रदेश से नहर से या हरियाणा से पानी दिल्ली को ना मिले पीने का, तो दिल्ली के पास उतना अपना पानी नहीं है जो पी सकें। यमुना के पानी को आप ट्रीट कर करके बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पानी का संकट है, अगर उसका समाधान हम वहाँ नहीं खोजेंगे तो ये समस्या बढ़ती जाएगी। अगर दिल्ली एक शहर है और यहाँ पानी हम बाहर से ले रहे हैं, तो जहाँ से वो पानी आ रहा है तो वहाँ भी तो संकट बढ़ेगा आने वाले समय में। तो हमको ये सोचना चाहिए कि दिल्ली के पानी का संकट दिल्ली में ही कैसे दूर किया जाए। यहाँ हम तालाब बनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिचार्ज यहाँ हमको करना चाहिए। और इवन मैं तो ये कहता हूँ भविष्य में अगर हो सके तो दिल्ली की आबादी को कम करने की तरफ भी सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दिल्ली खाली करनी पड़े बिना पानी के। जी जी। हाँ, तो अभी से उसके छोटे छोटे कदम हमको उठाने पड़ेंगे। जहाँ पानी का संकट है आप वहीं उसका समाधान खोजिए। जी ऐसा नहीं पानी आप ट्रेवल नहीं करा सकते पानी को। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि इससे ये भी होता है कि अगर हमारे इस एरिया में पानी नहीं है और हमें बाहर से पानी कहीं मिल जाता है तो हमारी तो आपूर्ति हो जाती है। हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त पानी है, क्योंकि वो कैसे आ रहा है हो सकता है कि आम आदमी को ना पता हो, और पानी का इससे दुरुपयोग बढ़ जाता है। तो जो हमारे जो पुराने स्रोत है जल के, उनको कैसे जीर्णोद्धार किया जा सकता है, कैसे वो भावना लोगों में जागृत हो सकती है जिससे कि वो अपने खुद से उनका संरक्षण करें? देखिए, इसके दो विषय हैं। एक तो तकनीकी विषय है और एक जन जागरूकता का विषय है। तालाब को कैसे बनाया जाए, एक तो ये विषय है। तो हमारे गांव में आज भी लोग इतने समझदार हैं कि किधर से पानी आ रहा है, कहाँ उसको रोकना है, वो कर सकते हैं। दूसरा विषय है कि उसको कैसे किया जाए, कैसे उनको जागरूक करें। तो अभी सरकारें कुछ प्रमोट कर रही हैं। मैं पिछले 5-7 सालों में देख रहा हूँ तालाबों पे बहुत ज़्यादा जोर है तालाब बनाने पे। कुछ CSR एजेंसीज भी बना रही हैं, सरकारें भी बना रही हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग भी बना रहे हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए एक अपना तालाब संरक्षण अभियान कुछ ऐसा हम चला सकते हैं हर गांव में। जैसे मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा था प्रधानों को, तो उसमें बने। अब जैसे अमृत सरोवर वाली स्कीम चल रही है, उसमें तो काफ़ी तालाब बन रहे हैं। तो तालाबों को बनाने के लिए एक वृहद कैंपेन हमको करना पड़ेगा। एक गाँव मान लिया 10 तालाब है, तो 10 के 10 तालाब ऐसे होने चाहिए कि बारिश आए तो वो रिचार्ज करें। ऐसा ना हो कि फ्लो आए, पानी आए और बह करके चला जाए। तो सारे तालाब हमको पुनर्जीवित करने पड़ेंगे। इवन अगर नए तालाब बनाने के लिए भी हमको ज़मीनें मिलती हैं तो नए भी हमको बनानी चाहिए। जी। तो सर, जैसे कि आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप नदियों को साफ करने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम यहाँ नदियों को पूजते हैं, लेकिन उन्हें हम गंदा भी करते हैं। जबकि दूसरे देशों में नदी को माँ नहीं माना जाता है, फिर भी वो साफ दिखती हैं। तो क्या करें हम ऐसे कि जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित ना हो? हमें किस तरह से सोचने की ज़रूरत है? देखिए, नदियों के सामने भी वही 3 समस्याएं हैं: पानी की कमी, प्रदूषण और अतिक्रमण। ये नदियाँ प्रदूषित हुई क्यों या ख़त्म क्यों हुई? हम आप देखेंगे कि जितना गाँवों से कस्बों की तरफ, कस्बों से शहरों की तरफ पलायन बढ़ा है, शहरों के ऊपर दबाव बढ़ा। जब दबाव बढ़ा तो सीवरेज का जनरेशन बहुत ज़्यादा हुआ। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग बढ़े, तो उनको बहाने के लिए नाले मिल गए। और उसके साथ साथ वाटर टेबल हमारा लगातार नीचे जा रहा था, तो नदियाँ, जो बरसाती नदियाँ थी, वो सूख गई। आज जिनमें पानी बह रहा है उनको नई पीढ़ी नाले ही समझती है। लेकिन जैसे अभी मैं दिल्ली की ही बात करूँ आपकी, यहाँ जो साहिबी नदी है, जिसको आज आप नजफगढ़ नाले के नाम से जानते हैं, वो साहिबी नदी है जो राजस्थान से आती है। तो नई पीढ़ी क्या की है, तो नाला है, नजफगढ़ ड्रेन है, लेकिन वो नदी है। तो नदियों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि नदी खाली एक धारा नहीं है बहती हुई, नदी पूरी सभ्यता है। नदी के आसपास का जो बसा हुआ समाज है वो नदी के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखो, पुरानी जितने भी दुनिया के बड़े शहर हैं, सब नदियों किनारे बसे हुए हैं। पहले जो आबादियाँ बसती थी वो ढूंढती थी पानी कहाँ है, तो पानी नदियों के किनारे मिलता था। तो नदियों के किनारे सभ्यताएं बसती थी, वहाँ पली बड़ी, विकसित हुई।
लेकिन आज जब नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं तो वहाँ से वो सभ्यताएं उजड़ रही हैं धीरे धीरे। हमने देखा यूएस में वाशिंगटन में पोटोमैक नदी को देखने गए तो वहाँ उनको बताया कभी आपकी जैसी हिंडन नदी जैसी थी ये, तो आपने कैसे किया? तो बोले हमारी सरकारों ने स्पष्ट नीतियाँ बनाई और जितनी स्पष्ट नीतियाँ थी उतनी ही सख्ताई से उनको लागू किया। आज जैसे आप बात कर रही हैं कि पूजते हैं, वो अपनी नदी में हाथ भी नहीं धोने देते हैं, हम तो यहाँ कूड़ा कचरा सब कुछ डाल देते हैं। तो ये फर्क है हमारी मानसिकता का। थोड़ा सा हमको, अगर हम किसी चीज़ को सम्मान दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर सम्मान दें। तो अपने घर की गंदगी उसमें ना डालें, और जो भी हमसे बन पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कोई हर व्यक्ति नदी साफ करे, कोई मोरल सपोर्ट कर सकता है। कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो आप उसको फ़ोन करके भी अगर कह देंगे कि आप अच्छा काम करें तो उसका मोरल बढ़ता है, लेकिन लोग ये भी काम करने को तैयार नहीं है। तो इस तरफ नदियों की तरफ हमको फोकस करना पड़ेगा। गंगा जैसी नदी जो कि हमारी भारत की 40% आबादी को सींचती है, उसमें पानी कम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अतिक्रमण बढ़ रहा है। तो ये सब कदम जनता को उठाने, सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है, लेकिन जो समाज नदी किनारे बसा हुआ है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी नदी को संरक्षित रखे। वो उसी की नदी है, उसी के काम आएगी, तो अगर उसको संरक्षित रखेगा तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो सर, आप क्या क्या काम करते हैं नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, हमने कुछ नदी पुनर्जीवन के मॉडल डेवलप कि एक कैसे छोटी नदी पुनर्जीवित हो सकती है, उसके हमने 10 बिंदु रखे हैं। हम इस समय करीब करीब देश में 40 नदियों पे उस मॉडल के आधार पर टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने हापुड़ की नीम नदी का ओरिजिन रिवाइव किया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल किया 18 जून को 2023 को। तो ऐसे मॉडल देश में जब खड़े होंगे तो दूसरे लोग उसको देखेंगे। जैसे हमने वो काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अपने संबोधन में शामिल किया, तो उसको सुन करके देख करके बहुत सारे ज़िलों में आगे काम बढ़ा। तो जब अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ होती है, उसको आगे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, सबसे पहले नदी को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी किंवदंतियाँ क्या हैं, उसकी साइंटिफिक वैल्यूज़ क्या हैं। फिर नदी के आसपास के जो तालाब हैं उनको पुनर्जीवित करना है, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको रसायन मुक्त कृषि की तरफ ले जाना है, सघन वृक्षारोपण करना है, कुछ अगर संभव तो बंधे भी बनाने हैं, जन जागरूकता करनी है। तो ऐसे 10 बिंदु हमने तय किए हैं, और उस हमारे इस मॉडल के आधार पे किसी भी नदी पर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 से 10 साल के अंदर वो पुनर्जीवित हो सकती है नदी। तो ऐसे हमने काली ईस्ट का भी ओरिजिन पे हमने ये काम किया, अभी हिंडन नदी का भी ओरिजिन हमने खोजा है, और इसी के आधार पे हमने एक पूरे देश में इस काम को कैसे बढ़ाया जाए, तो भारतीय नदी परिषद का गठन किया है कि जिससे कि पूरे देश के नदी कार्यकर्ताओं को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मिल सके, उनको टेक्निकल सपोर्ट मिल सके, सरकार की बातें उन कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाएं और उन नदी कार्यकर्ताओं का काम सरकार तक पहुंच जाए। तो ये भी एक बड़ा गैप है, इसको भी फिल करेगा भारतीय नदी परिषद। इसमें GIZ जैसे संगठन भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमको इसी के आधार पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलने का अवसर मिला। हमने उनको पूरा ये विषय बताया, भारतीय नदी परिषद क्या है और कैसे काम करेगा। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की उसकी कि ऐसे प्रयासों की आज ज़रूरत है। तो हम एक पूरी नदी दर्शन पोर्टल डेवलप कर रहे हैं कि पूरे देश का रिवर सिस्टम अगर समझना है तो उससे आप समझ सकते हैं। एक उसका वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं कि किसी को मान लिया केरल में नदी कार्यकर्ताओं को मदद की ज़रूरत है तो हमारे माध्यम से वो ले सकता है। तो एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, अपने मॉडल उसमें डाल रहे हैं जिससे कि उनको लाभ हो, और नदी का आंदोलन सकारात्मक आंदोलन, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक एक वाटर विजन पेश किया है देश का। तो हम चाहते हैं कि 2047 तक जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तो भारत की नदियां भी निर्मल और अविरल बहें। तो ये हमारा लक्ष्य। बहुत बहुत बधाई सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई कि कोई ऐसे लोग हैं जो नदियों को साफ रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। सर, आज विश्व जल दिवस के इस खास मौके पर हमारे श्रोताओं को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, संदेश स्पष्ट है कि अगर आप किसी दुकान से कुछ सामान लेना जाते हैं, आप मान लें एक बिस्किट का पैकेट आप खरीदेंगे तो आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, 5 रुपये या 10 रुपये या जितनी भी उसकी कीमत है। प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, सुबह से शाम तक हम पानी यूज़ करते हैं, हवा यूज़ करते हैं, भोजन लेते हैं। कभी हम जब सोने जाएं रात को तो सोचें कि आज हमने इतना सारा कुछ लिया, हमने क्या लौटाया। अगर ये बैलेंस, क्योंकि प्रकृति मांगती नहीं है, वो जब प्रकृति मांगती है तो सब कुछ मिटा देती है। तो हम इस बैलेंस को बना के रखें और जो ले रहे हैं उसके बदले में प्रकृति को लौटाना सीखें। हर व्यक्ति का ये दायित्व है, वो हर व्यक्ति सांस ले रहा है, पानी पी रहा है, भोजन खा रहा है,
तो उसको कुछ लौटाना सीखें प्रकृति को। ये प्रकृति ही एक हमारी संरक्षक है, यही इसी ने हमको जीवन दिया है। जब हम लौटाना सीख जाएंगे तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छी पहल है आपके द्वारा जो की जा रही है नदियों की सफाई हेतु, और जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे पोर्टल बनाना हो या नदी परिषद बनाना हो, जिससे लोग अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी उन्हें अगर कहीं मदद की ज़रूरत है तो वो ली जा सके। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, अपने काम के बारे में हमें बताया, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपना रेडियो का कि आपने हमको ये अवसर दिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रमनकांत जी को। उन्होंने कहा है कि पानी की जहां समस्या है उसका समाधान वहीं खोजना होगा, तभी हम जल संरक्षित कर पाएंगे और जल की समस्या से निजात पा पाएंगे। तो श्रोताओं, अभी फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में वक्त हो रहा है एक छोटे से संगीतमय ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। शहर भागे
तो श्रोताओं, गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जल ही जीवन है में। अब समय हो रहा है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको एजरा टैफ्ट बेंसन की एक लाइन है जो ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे आपको ये याद दिलाने की बहुत ही कम आवश्यकता है कि पानी हमारी प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं में से एक है। इसी के साथ अब हो रहा है हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय। अनुराधा को दीजिए इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति और अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम राग रंग, जिसे प्रस्तुत करेंगी आरती। नमस्कार।